हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस बंकर्स चैनल पे। दोस्तों आज हम लेके आए हैं जो हमारा प्रैक्टिस सीरीज़ चल रहा है, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ DSSB का TGT नेचुरल साइंस का। ये सेट नंबर 15 है। ठीक है, इससे पहले 14 सेट हम ला चुके हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है आपका। और तो इस वीडियो में भी हम जो रेलेवेंट क्वेश्चन है वही देखेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो आप लाइक ज़रूर करना। हम स्टार्ट करते हैं फटाफट अपने सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज़ डेड सेल्स? पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एपिथेलियल टिश्यूज़। तो इनमें से डेड सेल्स किस में होते हैं? तो इसका सही आंसर है स्क्लेरेन्काइमा। जो आपके नारियल का जो बाहर का हस्क है वो इसी का बना होता है, स्क्लेरेन्काइमा का। तो इसमें कंप्लीटली डेड सेल्स होते हैं। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। ये ध्यान रखना आपको एग्जाम में, इनकरेक्ट और करेक्ट में कंफ्यूज मत होना। इनकरेक्ट कहा गया है पेरेन्काइमेटस टिश्यू हैव इंटरसेलुलर स्पेस, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। कोलेन्काइमेटस टिश्यूज आर इरेगुलर थिकन्ड एट कॉर्नर, ये भी बिल्कुल ठीक है। एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर परमानेंट टिश्यूज, ये गलत है। दे आर डिवाइडिंग टिश्यूज़ और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन इट्स अर्ली स्टेज लैक वॉक्यूल्स, तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। फिर है, गर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीज ड्यू टू। तो जो स्टेम का जो गर्थ है वो किस लिए इंक्रीज होता है? तो इट इज़ इंक्रीज ड्यू टू विच मेरिस्टेम? एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी और वर्टिकल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, जो ग्रोथ है वो एपिकल मेरिस्टेम बताता है, जो अपर पार्ट है, और लेटरल मेरिस्टेम जो गर्थ है स्टेम की वो इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है, विच सेल डज नॉट हैव परफोरेटेड वॉल्स? कि इनमें से किसके पास परफोरेटेड वॉल्स, सेल वॉल नहीं होती? ट्रैकिड्स, कंपेनियन सेल्स, सिव ट्यूब या वेसल्स। तो इसका सही आंसर है कंपेनियन सेल्स। नेक्स्ट है, इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स द फूड एंड एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? तो वहाँ पर किस तरह के रिस्पॉन्सिबल होते हैं एपिथेलियल सेल एब्जॉर्प्शन के लिए? तो वहाँ होता है आपका कॉल्यूमुलर एपिथेलियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अ पर्सन मेट विथ एन एक्सीडेंट इन विच 2 लॉन्ग बोन्स ऑफ हैंड वर डिसलोकेटेड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द पॉसिबल रीज़न? टेंडन ब्रेक, ब्रेक ऑफ स्केलेटल मसल, लिगामेंट ब्रेक और एरियोलर टिश्यूज़ ब्रेक। तो आपको पता है 2 बोन्स के बीच के जॉइंट को हम क्या कहते हैं? लिगामेंट। तो यहाँ पर जो ब्रेक हो रहा है वो आपका लिगामेंट ब्रेक होगा, इसका सही आंसर। और बोन्स, और ये जो क्वेश्चन है, वाइल डूइंग एंड रनिंग यू मूव योर ऑर्गन्स लाइक हैंड्स, लेग्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अब आप ये ध्यान रखना है, करेक्ट पूछा है। करेक्ट और इनकरेक्ट में कंफ्यूज मत हो जाना। स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द लिगामेंट टू मूव द बोन्स। तो स्मूथ मसल्स तो कॉन्ट्रैक्ट होते ही नहीं है, स्केलेटल मसल्स होते हैं। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा आपका। नेक्स्ट है, स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द लिगामेंट। तो लिगामेंट को पुल नहीं करते, बोन्स मूव करने के लिए टेंडन को मूव करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, विच मसल्स एक्ट्स इनवॉलेंटरली? इनवॉलेंटरी कौन से मसल्स एक्ट करते हैं? स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स या स्केलेटल मसल्स? तो कार्डियक मसल्स तो बिल्कुल करते हैं। तो थर्ड किस ऑप्शन में है? तो इसमें और इसमें नहीं है, तो ये दोनों तो वैसे ही काट दो। अब बचा आपका सेकेंड और फोर्थ में। सेकेंड है स्मूथ मसल्स, फोर्थ है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये भी हमारा कट गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। स्मूथ और कार्डियक मसल्स, दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स। नेक्स्ट है, एक्ट एज इनवॉलेंट्री। नेक्स्ट है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ होते हैं? ये परमानेंट, बिल्कुल गलत। नॉट लिमिटेड टू सर्टन रीजन, ये भी गलत है आपका। लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल्स, ये बिल्कुल सही है, दे आर डिवाइडिंग सेल्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस? एपिडर्मिस का क्या फंक्शन होता है? नहीं, यहाँ पे देखो क्वेश्चन, नॉट अ फंक्शन ऑफ। तो ये बहुत बार होगा क्वेश्चन पढ़ने में, विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस? प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशन, तो ये फंक्शन बिल्कुल है। गैसियस एक्सचेंज, ये भी है। कंडक्शन ऑफ वाटर, ये नहीं है, ये जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ का काम है। ट्रांसपिरेशन, ये भी है। अगला है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस। ब्लड हैज़ मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। 2 बोन्स आर कनेक्टेड विथ लिगामेंट, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। टेंडन्स आर नॉन फाइब्रस टिश्यूज़ एंड फ्रेजाइल, तो ये गलत है आपका। ठीक है, ये वाइट फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है और इनका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, तभी तो ये बोन्स और बोन्स को मसल्स को जोड़ पाते हैं। ठीक है, कार्टिलेज इज कन्फर्म कनेक्टिव टिश्यू, ये भी सही है। अगला है, कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन। कार्टिलेज कहाँ नहीं होता? नोज़ में होता है, ईयर में होता है, लैरिंग्स में होता है, हमारे किडनी में नहीं होता। अगला है, फैट आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज। तो फैट जो स्टोर होता है किस टिश्यूज़ के फॉर्म में? क्यूबॉइडल एपिथेलियम,
एडिपोज, बोन्स और कार्टिलेज, तो इसका सही आंसर है एडिपोज टिश्यू। 14th क्वेश्चन है बोन मैट्रिक्स इज रिच इन, बोन मैट्रिक्स किस में रिच होता है? फ्लोराइड कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, तो सही आंसर है आपका कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। फिर एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ये कहाँ फाइंड आउट होते हैं? तो बोन्स में, ब्लड्स में, मसल्स में या कार्टिलेज में, तो इसका सही आंसर है मसल्स में, तभी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इसी की वजह से होता है। नेक्स्ट है वॉलंटरी मसल्स कहाँ होंगे? एलिमेंट्री कैनाल में, लिम्स में, आइरिस ऑफ द आई या ब्रोंकाई ऑफ लंग, तो जिसको हम कंट्रोल कर सके वो सही इकलौता है आपका लिम्स, हैंड और लेग्स। नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू इज़ नॉट फाउंड इन, ब्रेन बिल्कुल यहाँ फाइंड होता है, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ फाइंड होता है, टेंडन और नर्व्स, तो टेंडन में नहीं होता, नर्व्स में तो बिल्कुल होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है नर्व सेल डज नॉट कंटेन, नर्व सेल में क्या नहीं होता? एक्सॉन बिल्कुल होता है, नर्व एंडिंग होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, टेंडन नहीं होता। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड फिल्स अप द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, तो इनसाइड द ऑर्गन टिश्यूज़ को कौन फिल करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एरियोलर टिश्यूज़। उसके बाद है द मस्कुलर टिश्यू विच फंक्शन थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यूसली विदाउट फटीग, तो कौन सा ऐसा मस्कुलर टिश्यू है जो पूरे लाइफ तक कंटिन्यूसली वर्क करते रहता है बिना थके हुए? तो वो है हमारा हार्ट, और वहाँ पे जो मसल होता है वो है कार्डियक मसल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो ये 20 क्वेश्चंस बायोलॉजी के थे, आई होप आपने अच्छे से किए होंगे। बताना आप कमेंट करना कि इसमें कितने आए। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स इन 300 मिलीग्राम ऑफ गोल्ड रिग ऑफ 20 कैरेट गोल्ड और 197 प्योर गोल्ड इज़ 24 कैरेट। तो इसमें कहा गया है कि 300 मिलीग्राम गोल्ड रिंग जो है वो 20 है, इज रिंग ऑफ 20 ऑफ 24 कैरेट, ठीक है। तो 300 मिलीग्राम जो है, अगर हम इसमें प्योर गोल्ड की बात करें तो देखो 300 मिलीग्राम, ठीक। फिर उसके बाद 20 ऑफ 24, तो 24 में टोटल होता है तो उसका 20 पार्ट्स है, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे और पर ये आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, परसेंटेज वाइज है, तो ये आपका हो जाएगा आपका कितना 250 मिलीग्राम, ठीक है। तो 250 मिलीग्राम अच्छा सॉरी ये 100 यहाँ नहीं आएगा, वो तो ऐसे इसको 100 को यहाँ नहीं आएगा, ये 250 मिलीग्राम ऐसे, तो 300 इंटू, तो 250 मिलीग्राम यहाँ एक्चुअल जो गोल्ड है वो होगा। अब आपको पूछा गया है कि ग्राम में अब जब निकालोगे तो आप 100 से इसको जो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 0.25 ग्राम ये गोल्ड आया, ठीक है। अब आपको कहा गया है नंबर ऑफ़ गोल्ड एटम्स निकालने के लिए, तो आपको पता है 197 ग्राम में जो गोल्ड एटम्स है वो कितने हैं 6.023 इंटू 10⁻23, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 197, और 0.25 है तो 0.25 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अब देखो अप्रॉक्सीमेट आंसर जब आप निकालना है कैसे, यहाँ देखो ये अप्रॉक्सीमेट 200 के आसपास है, ठीक है। यहाँ पे आपका 25, यहाँ 10⁻21 हो जाएगा, ये आपका 6.02 है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो ये अगर ये फिर 2 यहाँ हटा दो तो यहाँ पे और कम आ जाएगा, यहाँ पे 19 आ जाएगा। फिर 200 अप्रॉक्सीमेटली 3 के आसपास होता है, तो 75 इंटू 10⁻19 के अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ रहा है। तो अगर आप देखो ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, 7.6 इंटू 10⁻20, ठीक है। तो बहुत बार क्वेश्चन में आपको एग्जैक्ट ना लेके इस तरह से अप्रॉक्सीमेट आंसर भी करना होता है ताकि आपका ऑप्शन से जल्दी आंसर निकला है। नेक्स्ट है इन द केमिकल स्केल द रिलेटिव मास ऑफ आइसोटोपिक मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एटम O16, 17, 18 इक्वल टू, तो कितना होता है, तो जो आइसोटोपिक मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एटम है उसका जो रिलेटिव मास है, जो ऑक्सीजन का रिलेटिव मास है वो कितना है आपका 16 U। अब है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के 1 ग्राम में कितने प्रेजेंट होंगे। अब आप अगर हम देखें H2 का जो मॉलिकुलर मास है वो होता है 2 ग्राम, तो 2 ग्राम में जो H2 के मॉलिक्यूल्स होंगे वो 6 इंटू 10⁻23 6.023, ठीक है। अब अगर 1 ग्राम में पूछा है तो इसका आधा हो जाएगा, तो 3.011 इंटू 10⁻23, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है इफ़ वी एज्यूम 1/6 पार्ट इंस्टेड ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ वेट ऑफ
12C कार्बन एज 1 AMU, ठीक है, द मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर विल बी। तो जो हम मॉलिकुलर मास किसी का भी मेजर करते हैं वो हम क्या कहते हैं कि 12 कार्बन का 1/12 पार्ट, ठीक है, ये होता है 1 AMU। अब इसमें कहा गया है इफ़ वी अज्यूम 1/6 पार्ट, तो अब 12 कार्बन का 1/6 तो हो जाता है ये आपका 2 AMU। तो अब यहाँ पे 1 AMU की जो वैल्यू है वो किसके बराबर दी है, 2 AMU के, और यहाँ पे वाटर जो है उसका एक्चुअल में कितना था 18 AMU, तो 1 की वैल्यू 2 के बराबर दे दी है, तो अब 18 का कितना हो जाएगा, 18 गुना 2 = 36 U, ये 36 AMU, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36। अगला है हाउ मैनी मोल्स ऑफ ब्रोमीन वाटर विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ब्रोमिनेशन ऑफ 6 मोल्स ऑफ फिनॉल। तो अब 6 मोल्स ऑफ फिनॉल को ब्रोमिनेशन के लिए कितने आपको ब्रोमीन वाटर की ज़रूरत होगी। तो अगर फिनॉल क्या और ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन हम देखें तो ये है आपका फिनॉल, ठीक है, यहाँ OH लगा होता है, ब्रोमीन वाटर के साथ जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो आपका ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है ना, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, यहाँ पे Br, यहाँ Br और यहाँ Br, और साथ में यहाँ आ जाता है OH, ठीक है, और साथ में 3HBr निकलता है। इसको और बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 3Br2 हो जाता है। तो अब यहाँ पर अगर हम ध्यान देखें तो कितने ब्रोमीन के मोल्स चाहिए, तो यहाँ पे 3 मोल्स चाहिए ब्रोमीन के, ठीक है। तो 1 मोल फिनॉल के लिए 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन चाहिए। आपको कहा गया है 6 मोल्स ऑफ फिनॉल के लिए ब्रोमीन्स कितने चाहिए, तो 6 3 जा 18 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 25 ग्राम ऑफ MCl4 कंटेन 0.5 मोल क्लोरीन देन इट्स मॉलिकुलर वेट। तो अगर हम देखें 25 ग्राम ऑफ MCl4 कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ क्लोरीन। अब MCl4 में अगर हम देखें तो क्लोरीन कितने हैं, तो इसमें है क्लोरीन 4, ठीक है, और 25 ग्राम में 0.5 मोल है, तो 50 ग्राम में 1 मोल होंगे क्लोरीन के, ठीक है। तो 50 ग्राम में 1 मोल, और एक जो मॉलिक्यूल है MCl4 का अगर हम ओवरऑल मॉलिकुलर मास निकालेंगे उसमें क्लोरीन कितने हैं, तो उसमें क्लोरीन हमारे 4 मोल है। तो अगर 1 मोल का वेट 50 ग्राम है तो 4 मोल का वेट कितना हो जाएगा, 200 ग्राम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 2 gaseous sample of same compound were analyzed, one contained 1.2 gram of carbon and 3.2 gram of oxygen, the other contained 27.3% carbon and 72.7% of oxygen, the experimental data follows। तो कौन सा चीज़ को फॉलो कर रहा है, तो अगर हम यहाँ भी देखें तो 1.2/3 अगर हम दोनों का परसेंटेज निकालें तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेट रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या मल्टीपल प्रोपोर्शन किसको फॉलो करता है, तो ये फॉलो करता है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आप दोनों से, जैसे अगर यहाँ भी हम देखें ये तो आपको 27 और 72 दिया हुआ है, यहाँ अगर हम कार्बन का देखें तो 1.2 अपॉन में दोनों को ऐड करते हो तो 32 और 12 हो जाता है आपका 44, तो 32 और 12 44, तो 1.2/4.4 मतलब 12/44 का जब आप करते हो परसेंटेज वाइज तो ये भी आपका लगभग हो जाता है। यहाँ 120 कर दो तो ये 20, हाँ तो ये लगभग 27% के आसपास आता है, तो बिल्कुल वही आंसर है। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है जिंक सल्फेट कंटेन्स 22.65% जिंक एंड 43.9% ऑफ H2O, ठीक है। If the log of constant proportion is true, then mass of zinc required to give 40 ग्राम क्रिस्टल। अब अगर इसमें कहा गया सिंस परसेंटेज ऑफ जिंक जो है वो 22.65 है, तो अगर हम 100 ग्राम क्रिस्टल लेंगे तो उसमें जिंक कितना होगा, वो होगा आपका 22.65 ग्राम, ठीक है। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को अगर हम देखें तो जो 22.65% है वो 40 ग्राम में भी प्रेजेंट होगा, तो 40 ग्राम में कितने जिंक प्रेजेंट होगा, तो 40 ग्राम में अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा 22/100 × 40 मतलब 22.65 कर दो, तो यहाँ से आपका ये 0 कट गया, ठीक है, ये 2 से आपका 5 हो गया, ये 2,
लगभग 44/5 के आसपास आ रहा है, तो 9 के आसपास आंसर आएगा, तो 9.06 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है वेट ऑफ द वन मॉलिक्यूल ऑफ दिस C60H122, कार्बन का होता है 12, तो अब आपको पूछा है वन मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा। सबसे पहले आप वन मोल का वेट निकालो, तो वन मोल का जब वेट निकालोगे तो हो जाएगा 12 × 60 + 1 × 122, तो ये हो जाएगा आपका 720 + 122, तो ये हो जाता है आपका 842। 842 होता है कितने, एक मोल का। आपको वन मॉलिक्यूल का पूछा है तो इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो 842 × 6.02 × 10⁻23 ऊपर चला जाएगा। उसको डिवाइड करोगे आप तो लगभग इसका आंसर आ जाएगा 1.4 × 10⁻21 ग्राम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.4 × 10⁻21। लास्ट क्वेश्चन है इसका, ए 2 oxides of iron first contain 22% of oxygen and second contain 30% of oxygen by weight। आयरन के 2 ऑक्साइड्स होते हैं, आपको पता है Fe2O3 और Fe3O4, ठीक है। अब इसमें कहा गया है एक में 22% है, एक में 30% है। द रेशियो ऑफ वेट ऑफ आयरन इन 2 ऑक्साइड्स दैट कंबाइंड विथ सेम वेट ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन का अगर सेम वेट रहेगा तो इनके बीच का रेशियो जो है वो क्या होगा। तो अब अगर मान लो हम 100 ग्राम में माने तो पहला आयरन ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 22 ग्राम, और आयरन जो है वो कितना हो जाएगा आपका 78 ग्राम, ठीक है। दूसरा अगर देखें तो उसमें ऑक्सीजन 30 ग्राम होगा और जो आपका ये है क्या आयरन आपका 70 ग्राम होगा। अब हमको ये दोनों को बराबर करना है, 22 और 30 को बराबर करना है, तो इसको हम कैसे बराबर कर सकते हैं, तो 22 और 30 को जब आप बराबर करोगे तो इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो या इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, वो भी आसान है आपका। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 78 × 30 और अपॉन में 70 × 22 ये रेशियो आ जाएगा। तो जब आप इसको निकालोगे तो अप्रॉक्सीमेट जो रेशियो है आपका, ठीक है, वो तो ये जब अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर जो है वो आएगा 1.5, मतलब 3:2 रेशियो में होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे। अब हम देखते हैं फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस। तो कहा गया वेटलेसनेस ऑफ एन एस्ट्रोनॉट मूविंग इन ए सैटेलाइट इज़ अ सिचुएशन ऑफ, तो जो वेटलेसनेस है वो किस चीज़ का सिचुएशन है, 0 G का, नो ग्रेविटी का, 0 मास का, या फ्री फॉल का। तो ये सब हमने पढ़ा हुआ है। जो आपका वेटलेसनेस है, जो कि आपका एस्ट्रोनॉट्स इसको फील कर पाते हैं, वो किसका कारण, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है आपका फ्री फॉल। आप भी जब कोई चीज़, जो झूले में आप नीचे आते हो तो आपको वेटलेसनेस महसूस होती है ना, तो फ्री फॉल में हमको वेटलेसनेस महसूस होती है। अगला है रॉकेट प्रोपल्जन थ्योरी। तो रॉकेट प्रोपल्जन थ्योरी किसका एक एनालॉग है, तो ये है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ, कि जितना रिएक्शन होगा, जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा। तो ये आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ के ऊपर बेस्ड है। अगला है एक बुलेट जिसका वेट 50 ग्राम है, वो लीव करता है गन को 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पे, तो मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें, मोमेंटम होता है हमारा जो P = मास × वेलोसिटी, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है तो आपको दोनों के मोमेंटम का रेशियो निकालना है। तो अगर हम देखें तो एक का बुलेट का वेट है आपका 50 ग्राम, वेलोसिटी लीव्स द गन विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको पता है मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है। अगर हम यहाँ मास ऑफ गन की बात करें तो मास ऑफ बुलेट आपको दिया हुआ है कितना है 50, वेलोसिटी ऑफ बुलेट दिया हुआ है आपको 30, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ गन आपको यहाँ नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ गन वो आपको यहाँ गिवन नहीं है। अच्छा, वैसे इसका आंसर जो देखें हम क्या कहा गया है, रेशियो ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंट का रेशियो हमेशा 1:1 ही तो रहेगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रहता है हमेशा, तो ये बराबर ही रहेगा हमेशा रेशियो। अगला है
ट्रक इज मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस surface with uniform velocity of 10 meter per second. A leak occurs in the water tank of the truck at the rate of 2 per kilogram. What is the speed of truck after 50 seconds if the mass of truck is 100 kilogram and mass of truck initially was 100 kilogram? मास ऑफ वाटर इन ट्रक जो है वो इनिशियली 100 है। तो अब यहाँ पे जो देखें हम, इसमें क्या कहा गया है कि वेलोसिटी है ट्रक की 10 मीटर पर सेकेंड जो 100 किलोग्राम वाटर लेके चल रही है और उसका भी मास 100 किलोग्राम है। तो टोटल जो इनिशियली जो मास है वो कितना है ट्रक का, वो है आपका 200 किलोग्राम, ठीक है। और वाटर जो है वो 20 किलोग्राम पर जो है सेकेंड के हिसाब से एट द रेट ऑफ 20 पर किलोग्राम मीन्स पर सेकेंड वो 20 किलोग्राम के से हिसाब से चल रही है। अब है टोटल जो फाइनल मास होगा, तो फाइनल मास में ये लीक है तो फाइनल मास जो है वो कितना हो जाएगा, सिर्फ जो ट्रक का मास है वो 100 किलोग्राम 100 kg, ठीक है। अब इनिशियल मोमेंटम जो है वो हो जाएगा आपका 200 इंटू जो वेलोसिटी है वो कितनी है आपको, वो आपको गिवन है 10, ठीक है। फाइनल जो मोमेंटम है वो हो जाएगा 100 और वेलोसिटी आपको यहाँ निकल जाएगी v। जब आप इसको करोगे तो ये 10 और ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 20, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अगला है प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट इज़ बेस्ड ऑन, अभी हमने किया, इट इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ। फिर है अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन 50 न्यूटन इज़ रिक्वायर्ड टू पुश अ कार। ये कार को धक्का देने के लिए 50 न्यूटन फोर्स की ज़रूरत है जो कि एक कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जाएगा। मास ऑफ कार आपको गिवन है 500 किलोग्राम। तो व्हाट फोर्स वुड बी अप्लाइड टू मेक द कार एक्सेलरेट एट द एक्सेलरेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको फोर्स यहाँ गिवन है, ठीक है, 50 न्यूटन जो कि रिक्वायर्ड है कार को पुश करने के लिए ऑन ए लेवल रोड, और जिसकी स्पीड जो है विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। और अगर मास है कार का 500 किलोग्राम तो टोटल अगर कार एक्सेलरेट करती है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, अच्छा टोटल जो फोर्स है वो कितना लगेगा। अब 50 न्यूटन तो हमको चाहिए पुश करने के लिए और फिर स्पीड मिलाने के लिए भी हमको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो पहले तो फोर्स होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। मास आपका कितना है 500, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 1, तो यहाँ पे 500 न्यूटन ऐसे आ गया, ठीक है। और 50 न्यूटन फोर्स और एक्स्ट्रा चाहिए ताकि उसको पुश किया जा सके, ठीक है। तो टोटल फोर्स जो है वो कितना हो जाएगा 500 प्लस 50, तो 550 न्यूटन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है ऑब्जेक्ट मेंटेन्स इट मोशन अंडर द कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस्ड, बैलेंस, स्ट्रॉन्ग, वीक। तो हमेशा एक अनबैलेंस्ड फोर्स के इन्फ्लुएंस में ही मोशन होता है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन सम चिल्ड्रन ट्राई टू पुश अ बॉक्स ऑन रफ फ्लोर, द बॉक्स विल मूव regardless of the force, the box moves with little force, the box does not move with small force। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, box does not move with small force। अगला है which of the following uses the principle of conservation of momentum, motion of rockets and jets engine, balloon moves forward when burst or when air is expelled out of it, gun recoiled after firing, all of these। तो ये सभी जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो कर रही है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एक्शन रिएक्शन पेयर व्हेन वी वॉक ऑन द फ्लोर। तो एयर रेजिस्टेंस, मस्कुलर फोर्स, जब भी हम फ्लोर पे वॉक करते हैं तो हमको क्या क्या मिलता है, तो एयर रेजिस्टेंस तो ना के बराबर है तो ये नहीं आएगा, एयर रेजिस्टेंस नहीं आएगा। योर फीट एक्सर्ट फोर्स ऑन रोड, रोड रिवर्ट बैक्स इक्वल फोर्स, तो ये ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आज हमने टोटल 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। आप आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आप कमेंट करना आपको वीडियो कैसी लगी और कितना आपका स्कोर आ रहा है। और अब आप लास्ट 10 डेज़ बचे हैं, इसको अच्छे से जी जान लगा दो। हम कोशिश करेंगे 10 डेज़ में आपको क्या लास्ट में करना है और क्या हम अपनी तरफ से ऑफ़र करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस बंकर्स।